करते हैं, जब अच्छे लोगों को सुनते हैं, अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, तो ये जो प्रोसेस है अच्छे लोगों को सुनने और पढ़ने का, वो हमारे अंदर की जो एनर्जी है उस पर से धूल अपने आप झाड़ती रहती है, और वो जो अंदर का जो सोना है वो हमेशा चमकता रहता है। सो वो ये बात कि आप जिस जगह बैठे हैं उस चीज़ को, उसकी महत्ता को कम नहीं करें। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में आप कॉन्सेंट्रेट, अगर आप लैपटॉप के सामने काम कर रहे हैं तो लैपटॉप के सामने कॉन्सेंट्रेट करके उस मोमेंट को पूरी तरीके से और उसकी पूरी ऑनेस्टी के साथ उस मोमेंट को जिए। अ हेल्दी माइंड कैन ओनली रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप बाहर से, अगर आपको, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको फीवर हो जाए, आपको जुकाम हो जाए, तो कैसे चिड़चिड़ा से हो जाते हैं हम, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। वही रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम रोज़ जीते हैं हमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं, वो चीज़ें हमें अफेक्ट करने लग जाती हैं। सो वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट पे हम लोग करियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी और लाइफ फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं। बट ये एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ समवन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिज कॉर्पोरेट करियर टू एंटरप्रेन्योरशिप और टू सम पैशन और टू डांस, सिंगिंग और एनी अदर आर्ट फॉर्मेशन। बट इस एपिसोड में सौरव तिवारी से हम डिस्कस करेंगे, वो एक आईटी गाय है, कंप्यूटर इंजीनियर। मंडे टू फ्राइडे ही डज अ गुड कॉर्पोरेट जॉब, हैवी पेइंग कॉर्पोरेट जॉब। और ऑफिस आवर्स के बाद में या फिर वीकेंड्स पे ही इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ही इज डांसर, ही इज सिंगिंग, ही इज मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स डिस्कस हाउ ही मैनेजेस बोथ द वर्ल्ड्स एंड हाउ यू कैन मैनेज बोथ द वर्ल्ड्स। लेट्स वेलकम सौरव तिवारी। वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वो अपने आप को एक आईटी गाय विद अ क्रिएटिव सोल बताते हैं, बट फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर वी आर टॉकिंग, ठीक है, कभी वो अपने आप को बंजारा बोलते हैं, कभी फेमिनाइन एनर्जी से ओत प्रोत बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स वेलकम सौरभ। थैंक यू सो मच राकेश। So Saurabh, I was just talking to you from last half an hour. You are having so much energy. एकदम vibration हो रहा है, vibes आ रही हैं. And I don't know whether it is IT, whether it is a creative side, और creative side है तो क्या है. But first thing which I want to ask you in this podcast is, ये इतनी एनर्जी आती कहाँ से? मुझे लगता है जो मैंने कलर्स पहने हुए हैं इसकी वजह से आ रही है एनर्जी। नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन इन सीरियस नोट, मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो हमारे अंदर है और इट इज़ ऑलरेडी देयर, वो सिर्फ धूल हटाने की देरी है। तो जब हम अपने आप पे काम करते हैं, खुद पे हम काम करते हैं, जब अच्छे लोगों को सुनते हैं, अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, तो ये जो प्रोसेस है अच्छे लोगों को सुनने और पढ़ने का, वो हमारे अंदर की जो एनर्जी है उस पर से धूल अपने आप झाड़ती रहती है, और वो जो अंदर का जो सोना है वो हमेशा चमकता रहता है। इसके ऊपर बड़ी अच्छी लाइन, वो गाना है एक राधा एक मीरा, उसमें लिखा है कि थैली मैली है बाहर की, लेकिन अंदर जो हीरा है उसको मैली थैली देख के अंदर के हीरे को मत फेंक देना। तो हमारे सबके अंदर वो हीरा है, ओके। उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैली थैली देख के उसको कोयला समझने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन उसको पहचान के उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, और वो पॉलिश अच्छे लोगों को सुन के, अच्छे लोगों को पढ़ के होता है। एंड आई थिंक आप जो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को लेके आ रहे हैं आपके पॉडकास्ट के जरिए, ये बहुत खूबसूरत काम है। वाह, सुपर पावरफुल। ये मतलब हर आदमी में या हर जो शख्स है उसके अंदर एक हीरा छुपा हुआ है। जस्ट एक जो है रेत की परत है, वो धीरे धीरे हटाने की ज़रूरत है। सो बट अगर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है, मतलब क्या है जो आपको ये ड्राइव कर रहा है एक चीज़ में, मतलब कि अच्छा, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग या फिर इंट्रोडक्शन आपसे पूछने को जाए, सबसे पहले ये बताइए आप क्या क्या करते हैं?
मैं सिर्फ जीवन जीता हूँ सर। अरे वाह, दिस इज ऑल लाइफ, ये पूरा जीवन ही है। लेकिन जीवन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं, थैंक्स टू हमारी अपब्रिंगिंग, मेरे पिता मेरे माता की जो संस्कार है, उनके जो जीवन के जो गुण थे कुछ हमारे में आए। तो मेरे फादर को अच्छा पढ़ने का बहुत शौक था। मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वो पोइट्री बहुत पढ़ते थे, लिखते भी थे। तो उनसे उनके ज़रिए ज़बान साफ हुई। और मेरे पेरेंट्स बिहार से आते हैं, तो हिंदी हमारी थोड़ी साफ है। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो पंजाबी हमने सीखी, और अच्छी पंजाबी सीखी हमने। यू नो, जहाँ पे हमने गुरु नानक को पढ़ा, जहाँ हमने गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा, उनकी हमने पोएम्स पढ़ी, उनके हमने भजन पढ़े, उनके हमने शब्द पढ़े। फिर जब हम थोड़ा बड़े हुए, अंग्रेज़ी सीखी हम लोगों ने, तो फिर वहाँ अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ी हम लोगों ने, उसमें ज़बान का, फिर उर्दू, क्योंकि हम अगेन दिल्ली है, और दिल्ली में उर्दू ज़बान का एक बहुत बड़ा, मतलब दिल्ली का तो उर्दू का शहर है ये, मतलब बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं। तो जो तलफ़ुज़ की बात आती है, तो तलफ़ुज़ साफ़ होना चाहिए, तो ज़बान हमने सीखी। तो आई वुड गिव इसका जो श्रेय जो मैं दूंगा, सबसे पहला जो, वो मेरे पेरेंट्स को दूंगा, कि घर में भी अच्छी ज़बान बोली जाती थी, और अगर कहीं आपने अच्छे से नहीं बात की, और मैं जब छोटा था तो मुझे हल्का सा स्टैमर करने का प्रॉब्लम था, और वो साइकोलॉजिकल है। तो मुझे याद है मेरे डैड ने मुझे बैठ के समझाया कि अगर तुम नर्वस हो जाओ, अगर एंग्शियस फील करो, तो सांस कैसे लेनी है, अपने आप को काम डाउन कैसे करना है, फिर आप अपनी बात रखिए दोबारा से। तो ये सारी चीज़ें वो अपब्रिंगिंग में हैं, बताई गई कि अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो। हिंदी फिल्मों से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, अच्छे गानों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दैट। अगेन कमिंग बैक टू जो हमने पहले बात की, कि हमने अच्छा सुना, अच्छा पढ़ा, इसलिए वो जो धूल की परत है वो हटती रही। हाँ, लेकिन आप करते क्या क्या हैं, मतलब ये बताइए। अच्छा, तो वैसे आपने बताया कि मैं आईटी में नौकरी करता हूँ, तो नौकरी मेरी आईटी में है, पेशा मेरा आईटी है, तनख्वाह वहाँ से आती है। लेकिन उसके अलावा मुझे गाने का शौक है, तो थोड़ा बहुत मैं शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है, सीख रहा हूँ। फिर मुझे डांस का शौक है, तो फिर मैंने कथक थोड़ा सीखा है, भरतनाट्यम की कुछ क्लासेस की है, बॉलरूम डांसिंग। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तानी हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स है, सिर्फ उन्हीं को मैंने स्टडी किया है या सीखने की कोशिश की है, मैंने वेस्टर्न एलिमेंट्स को भी स्टडी करने की कोशिश की है। तो मैंने बॉलरूम डांसेस अलग अलग कोशिश की है सीखने की, लैटिन अमेरिकन डांसेस सीखने की कोशिश की। तो डांस में, सिंगिंग में, मुझे आर्ट का शौक है, मैं थोड़ा बहुत पेंट करता हूँ, थोड़ा बहुत स्केच करता हूँ, तो मुझे उसका शौक है। तो एक छोटी सी डूडल की किताब है मेरे पास, जो मैं अपने पास रखता हूँ कभी कभार, तो डूडल करता रहता हूँ उसमें। कलर्स का मुझे याद है कि जब मैं करीब 8 या 9 साल का था, और दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, सो एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर वहाँ पे रशिया की एक म्यूजियम का एक कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज उन्होंने किया था। आई रिमेंबर माई डैड गॉट दैट फॉर मी। वो 7-8 साल का, तब तो सिर्फ पिक्चर्स देखते थे। जब बाद में हमने देखा तो उसमें आपको रेनेसांस की पेंटिंग्स मिलेगी, आपको इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट की मीनिंग मिलेगी, आपको नियो इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट की पेंटिंग्स मिलेंगी। हमें वैन गॉग से पहले बार इंट्रोड्यूस हुए हम उसमें, मोने से इंट्रोड्यूस हुए उसमें हम, तो आर्ट वहाँ से हमने सीखा। फिर मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मैं थोड़ी बहुत पोएम्स लिखता हूँ, क्योंकि ज़बान का है और ज़बान का शौक़ है, और अपने अंदर की जो इमोशंस है उसको एक खूबसूरत तरीके से रखना, वो जो कला है, वो जो एक बात है, वो शुरुआत से हमारे अंदर कहीं रखी गई कि एक शालीनता से अपने आप को प्रेजेंट करना। चाहे आप पब्लिकली बैठे हैं, वहाँ आप कैसे बैठे हैं, आप किसी को अगर संबोधित कर रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ आप कैसे किसी को एड्रेस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ में कितनी सॉफ्टनेस है, कितनी खनक है, लेकिन उसने एनर्जी भी रखनी है। तो वो जो धीरे धीरे एलिमेंट्स कहीं हुए, तो सिंगिंग, डांसिंग, थोड़ा बहुत पेंटिंग, थोड़ा बहुत राइटिंग, ये सब मैं I indulge in all of this. वाह, इतना कुछ कर लेते हैं, और that too after your IT job. जी। लेकिन इसमें मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में इंटरव्यू किया है लोगों को। कोई लोग अपना पेशा कुछ काम कर रहे हैं, वो छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने चले जाते हैं, और कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बट फॉर you are doing your job from last 15-16 years, ठीक है, और साथ में अपना ये जो गाने का, अपना आर्ट का, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जिंदा रखना, वो भी आप बखूबी कर रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ये सर्वाइवल है राकेश। कि मैं आर्ट को मैंने चूज़ नहीं किया, आर्ट ने मुझे चूज़ किया है।
ओके ओके गॉट इट। आई ऑलवेज बिलीव दिस कि ऐसा नहीं है कि मैं संगीत कैसे कब चूज किया? कब चूज़ किया इसका तो खैर वो तो ऊपर वाला बताएगा, लेकिन उसका जो मुझे जब पहली बार इल्म हुआ कि मुझे शौक़ है गानों का, सुनने का, अच्छा सुनने का, अच्छा देखने का, अच्छा पहनने का, खाने का तो मुझे सबसे पहली जो मेरी मेमोरी है वो मैं 5 साल का था और हमारे घर में एक नेशनल पैनासोनिक का छोटा सा टेप रिकॉर्डर था और मुझे एक कैसेट मिल गई कहीं से। वो कैसेट मैंने प्ले करना सीख लिया, मुझे याद नहीं किसने सिखाया। वो कैसेट थी हिट्स ऑफ गीता दत्त। गीता दत्त की आवाज़, इतनी प्यारी घुली हुई मीठी आवाज़ उनकी, और उसमें मैंने गाने सुने और अच्छे गाने सुने। साहिर के लिखे हुए गाने कि न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, एस डी बर्मन दा का उनका म्यूज़िक है। तो वो मेमोरी मेरे दिमाग में है कि तभी से एक सादी बात को से ऊपर कही गई बात कि आप आ जाओ, ये हमने सादा ही ज़बान में कह दी, और किसी ने अगर उसको थोड़ा सा एक पोइटिक तरीके से अगर कहा तो वो आइडेंटिफाई करना कि नहीं यहाँ कुछ अलग हुआ है। क्या अलग हुआ वो 5 साल के बच्चे को पता नहीं था, लेकिन इतना इल्म था कि कुछ अलग हुआ है, ये बात बहुत सुंदर तरीके से रखी गई है। तो वो उस खूबसूरती को आइडेंटिफाई कर लिया कहीं ना कहीं, और उसका श्रेय मैं कहूँगा कि वो ऊपर वाले की देन है। खूबसूरती को आइडेंटिफाई करने का जो एक नज़र है, वो नज़र कहीं उन्होंने दी हमें, वो उसको हमने सिर्फ उसको फिर उस पर काम किया है। पढ़ के सुन के अच्छा सुन के अच्छा पढ़ के हमने उस पर काम किया है, लेकिन वो जो नज़र है खूबसूरती को आइडेंटिफाई करने की, वो या तो ऊपर वाले की है और कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स की है। और उसके बाद ठीक है, आप इस जर्नी को आपने आगे बढ़ाया और उसके बाद में बट आईटी जॉब के साथ में सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री वो कहाँ तक मैच होती है? मतलब हाउ यू आर एबल टू बैलेंस इट? और या फिर मैं उसको एक नए तरीके से आपसे पूछता हूँ, आप आईटी में यू मस्ट बी डूइंग कोडिंग, ठीक है? तो कोडिंग करते वक्त आपको गाने याद नहीं आते क्या? कोडिंग करते वक्त आपको मतलब पोएम याद नहीं आती क्या? तो आपका ध्यान भटकता नहीं है क्या? हाँ, नहीं वो भटकता है। ओके मैं अछूता नहीं हूँ, हर किसी का ध्यान भटकता है, मेरा भी भटकता है। तो जब भटकता है तो वापस ले आते हैं। मतलब बट आपने इतनी आसानी से कह दिया, बट इतना आसान है नहीं बिल्कुल, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद यू, इतना आसान है नहीं। वो एक जर्नी है, वो एक जर्नी है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग करने के समय आप कॉन्सेंट्रेट कोडिंग में कर रहे हैं और उस समय आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, आपको भटकना नहीं चाहिए। लेकिन उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा नाम जुड़ा है। आई एम नॉट डूइंग इट ओनली टू display something to the project manager or only to display it to the client. No. Okay. I am doing it because that piece of work has my name attached to it. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि ये सौरभ ने काम करके दिया है, ये अच्छा होना चाहिए। तो फिर जब भटकते हैं तो ये याद कराते हैं खुद को कि नहीं, भटकना नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपका नाम जुड़ा है, तो आपको अच्छा रखना है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। अगेन आई विल गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। आई रिमेंबर आई वॉज नेवर अ वेरी एकेडमिक स्टूडेंट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। वो अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू ऊपर वाली की देन है कि मुझे चीज़ें याद रह जाती थी और हो जाती थी चीज़ें। लेकिन पापा ऑलवेज सेड दिस कि इट डजेंट मैटर कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, इट मैटर्स कि जब आप क्लास में हैं आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। आपकी टीचर से मुझे ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि ये क्लास में डिस्टर्ब करता है। टीचर ये कह सकती है कि इसके नंबर शायद कम आए होंगे, लेकिन आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। सो वो ये बात कि आप जिस जगह बैठे हैं उस चीज़ को, उसकी महत्ता को कम नहीं करें। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में आप कॉन्सेंट्रेट, अगर आप लैपटॉप के सामने काम कर रहे हैं तो लैपटॉप के सामने कॉन्सेंट्रेट करके उस मोमेंट को पूरी तरीके से और उसकी पूरी ऑनेस्टी के साथ उस मोमेंट को जिए। जब हम हर मोमेंट को उसकी ऑनेस्टी के साथ जीते रहेंगे तो फिर आपको कभी अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप गाने के बारे में सोच रहे हैं, जब आप गाना गा रहे हैं तो काम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो आप काम ही कर रहे हैं, जब आप गाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप गाना ही गा रहे हैं। तो this understanding, yes. I think this was taught to us by our parents. Okay. So मतलब कि जो आपने जो अभी बात की, मतलब जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें ही रहें, उसी में रहें। तो आजकल एक है ना, एक पिछले 4-5 साल से एक नया वर्ड इन लोगों ने ट्रेंडिंग किया है, बहुत पॉपुलर किया है, वायरल किया है, ठीक है, एंड मार्केटिंग भी हुआ है इस वर्ड का, ठीक है। They call it mindfulness. Yes.
ओके, सो बट माइंडफुलनेस और ये मतलब लगभग सेम ही चीज़ें हैं बिल्कुल। जो आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से आता है। जी जी। सो वो प्रैक्टिस आपने कब की और कैसे स्टार्ट की और कब आपको पता लगा कि मतलब यू आर एक्चुअली डूइंग इट माइंडफुली? वो ये 4 साल पहले ही अच्छा। जब ये वर्ड ट्रेंडिंग में आ गया, हाँ। तब हमें पता लगा अरे यार हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको कर बहुत रहे टाइम हैं। से। बट आई थिंक कितने सालों से, और मतलब इफ यू कैन गो इनटू योर पास्ट और मतलब अगर अंडरस्टैंड कर पाए कब से वो फील आने लग गया कि मतलब जो हाथ में मेरे काम है मैं उसको 100% दूंगा? इफ यू कैन गो इनटू योर पास्ट, Right. स्कूल में जी। या फिर कभी गाना गाते हुए या फिर पोएट्री लिखते हुए, मतलब कहाँ ये एहसास दिल में आ गया और फिर तब से आपने उसको मतलब उसको छोड़ा नहीं? आई डोंट थिंक कि वो 4-5 साल 10 साल के बच्चे को यह एहसास हो पाएगा। ओके। तो मुझे लगता नहीं है कि कभी हमें इस बात का इल्म था कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत माइंडफुली कर रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बचपन में तो माइंडफुलनेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिकली हो जाती है। और उसके लिए लेकिन वही, क्योंकि बच्चा जो है वो सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकता। आप ये देखिए, ये सेल्फ रेगुलेट, माइंडफुलनेस के साथ एक और नया वर्ड आता है साइकोलॉजी में, सेल्फ रेगुलेशन का। सेल्फ रेगुलेशन, ओके। हाँ, तो सेल्फ रेगुलेट बच्चा नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अच्छी जो उसके आसपास के जो एक्सटीरियर सराउंडिंग्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि आप बच्चे को रेगुलेट करिए। ओके। सो यू टेक द डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स अवे फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जब वो बच्चा गाना गा रहा है या जब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है या जब वो बच्चा खेल रहा है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हटा दें। और वो अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट आई विल गिव द क्रेडिट टू द पेरेंटिंग। वो हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग ऐसी थी कि उस समय डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स को हटा दिया। तो 10 साल का बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स दैट किड्स आर सब्जेक्टेड टू। तो आप डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स नहीं हटा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 साल का बच्चा सेल्फ रेगुलेट कर ले कि नहीं मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ये एक्सपेक्टेशंस गलत है 7 साल के बच्चे से। सो आई वुड गिव की क्रेडिट टू द पेरेंटिंग कि उन्होंने वो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हटा दिए। अब यहाँ पे मेरे को एक नया सवाल आ रहा है जी। ठीक है, आप आईटी गाय हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं क्या? No, it's a great question, but I will again go back to कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? वो माइंडफुलनेस जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, जब हमें पता नहीं था कि वो माइंडफुलनेस है, वो प्रैक्टिस यही थी कि हम ह्यूमन अपने खुद के बिहेवियर को ही रेगुलेट कर रहे थे और स्टडी कर रहे थे और अंडरस्टैंड कर रहे थे। अगर मैंने अपना ह्यूमन बिहेवियर समझ लिया तो साइकोलॉजी तो समझ ली ना अपनी खुद की साइकोलॉजी। आई एम नॉट ट्रेन्ड टू गिव एडवाइस टू समबडी एल्स, बट अपनी तो साइकोलॉजी हमने समझ ली। आई नो, I would not say I would know, but I would want to believe that I know how can I handle extreme emotions within me. आप किसी भी बड़े जानकार से बात करें, कोई भी बड़े गुरु से बात करें, जो बहुत लेजेंड से बात करें, ऐसा नहीं है कि उनके मन में एंग्जाइटीज़ नहीं होती हैं, या ऐसा नहीं है कि उनके मन में बहुत बड़े दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। इट इज़ हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दैट एंग्जाइटी, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दैट एक्सट्रीम सैडनेस, वो उनको लेजेंड्स बनाते हैं। और वो तभी कर सकते हैं जब हम खुद को समझ पाएँ। अगर मैं समझ पा रहा हूँ खुद को कि ये एंग्जाइटी मेरे साथ ऐसा कर रही है और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये एंग्जाइटी थोड़ी सबसाइड हो जाएगी। या फिर अगर मुझे बहुत दुख है या बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है किसी से, या बहुत ज़्यादा हेट्रेड आ रही है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं मन में, तो अगर मैं ये पढ़ूँ या ये सुनूँ या इनसे बात करूँ या अब बैठ के लंबी सांस ही लूँ, जो मैंने स्टैमर की बात की, जो हल्का स्टैमर था तो वो एंग्जाइटी की वजह से था। बच्चा नर्वस होता है, नर्वसनेस में एंग्जाइटी बढ़ती है, एंग्जाइटी की वजह से उसका स्टैमर बढ़ता है। तो हमने जब सोचा कि लंबी सांस लेके आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपनी एंग्जाइटी को शांत कर सकते हैं, आपका स्टैमर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये जो है, ये प्रैक्टिस सांस की, जो अगेन प्राणायाम की जो प्रैक्टिस, अब मैंने योग नहीं पढ़ा है अब आप नेक्स्ट सवाल आएगा कि क्या मैंने योग पढ़ा है। मैंने योग नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सारा अपने हमारे जीवन से ही निकला हुआ है। योग जीवन का ही स्टडी है, साइकोलॉजी उसी का स्टडी, द वे ऑफ लिविंग, एग्जैक्टली। सो इफ वी नो how external factors are impacting my internal self, then I can control my internal self. I can't control external factors.
वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। मैं बाहर की चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। वाह वाह। तो जब आप बता रहे थे कि मतलब बाहर की जो मुश्किलें हैं वो अंदर आपको इम्पैक्ट नहीं करे, तो आई वॉज रिमेम्बरिंग महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, जब वो जीत जाते हैं तब भी वो मतलब इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और जब हार जाते हैं तब भी नहीं करते हैं जी। मतलब ही इज़ नॉट एबल टू मतलब अलाउ द एक्सटर्नल इम्पैक्ट टू ऑल्टर हिज ओन पीस। मतलब वो ही आपने बात निकल के आई, मतलब वो कहीं ना कहीं बट सौरभ मतलब ये सब बात करना हमारे लिए, माइंडफुलनेस ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर, ये सब बहुत आसान है बैठ के रूम में बैठ के बात करना माइक के सामने, बट उसको एक्चुअल करना मतलब वो बहुत मुश्किल है। इफ़ यू कैन शेयर कि मतलब आपने कैसे किया, या फिर कुछ प्रैक्टिस की, या फिर किसी ने गाइड किया, या फिर मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप जो डेली करते हैं जिसके थ्रू यू मैन्यूवर दिस पाथ। नहीं, आई डोंट थिंक कि कुछ मैं ऐसे कुछ अलग प्रैक्टिस करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आर्ट का बहुत बड़ा इसमें योगदान मुझे लगता है। ओके। क्योंकि अगर आप कोई ये गाना गा रहे हैं और एक सुर लगाना है आपको उस गाने में, अगर आप माइंडफुल नहीं है कि मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी सांस कितनी भरी है, वो सुर कितना लंबा है, वो सुर कहाँ जाके लगना चाहिए, और उसके आगे वो सुर का जो नेक्स्ट फॉलोइंग सुर है वो कहाँ है, यू कांट express yourself in an artistic way unless you are mindful of every single factor that creates art. जैसे एक पेंटर अगर एक ऑयल पेंटिंग बनाता है, और आप आई एम श्योर आप जानते होंगे, ऑयल पेंटिंग ऐसे नहीं बनती है सिंगल लेयर से, उसमें नीचे का एक बेस कोट लगेगा, फिर एक उसके ऊपर एक और कलर लगेगा, फिर यहाँ जो डार्कर शेड्स हैं वहाँ पहले एक डार्कर शेड लगेगा, उसके ऊपर एक अलग शेड लगेगा, उसके ऊपर एक तीसरा शेड लगेगा। सो अगर आप पुरानी पेंटिंग्स खरीदते हैं तो एक ऊपर का कलर जो हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं उसमें एक कलर नहीं है, उसके पीछे कम से कम नहीं तो 6 लेयर्स हैं नीचे लेयर्स, सुनो। तो वही चीज़ यहाँ है। एंड बट इसमें माइंडफुलनेस कहाँ आती है, वो पेंटर को पता है कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट कहाँ जाना है। So I have to be very careful how much paint am I using, किस एरिया पे मैं वो पेंट यूज़ कर रहा हूँ, उसका क्या विस्कोसिटी रखना है, कितना उसका विस्कोसिटी मेरे अंदर का साइंस स्टूडेंट जाग रहा है। तो वही आई थिंक अगर आप आर्ट प्रैक्टिस करते आ रहे हैं अपने लाइफ में, तो वो माइंडफुलनेस ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। वही अगर आप कथक में, मैंने कथक की जिक्र किया स्टार्टिंग में, कथक में आप चक्कर ले रहे हैं तो उसमें 16 चक्कर आप ले रहे हैं एक साथ। अगर आप एक साथ 16 चक्कर ले रहे हैं, अब 16 चक्कर आप ले रहे हैं तो आपको पता है कि जब मैं रुकूं तो मेरी नज़र वहाँ होनी चाहिए, और मेरी नज़र अगर वहाँ होनी चाहिए तो चक्कर आप ये तब नहीं कर सकते हैं जब आप चक्कर के दौरान है। जब आपने चक्कर शुरू किया तब आपको पता है कि आपको कहाँ रुकना है। अगेन यू आर माइंडफुल, मैं स्टेज पे खाऊं। अगर आप अकेले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5 और डांसर्स के साथ हैं तो आपको वो भी माइंडफुल रहना है कि मैं इसको हिट ना करूं, अपना मार्क नहीं छोड़ूं, मैं बीट नहीं छोड़ूं, और मैं सामने जब मेरा चक्कर खत्म हो तो मैं ऑडियंस के सामने मेरा हाथ हो। तो आर्ट प्रैक्टिस करते करते मुझे लगता है ऑटोमेटिकली, इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया, बट हाँ इसका अब जाके मुझे उसके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के थ्रू माय आर्ट। सुपर पावरफुल। मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो मतलब माइंडफुलनेस आपने आर्ट से सीखा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से सीखा, ठीक है, मतलब किसी एक चीज़ या किसी एक कला में या फिर किसी एक एक्टिविटी में फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जी आप लगे रहे जी, और उसमें महारत तभी हासिल हुई इफ माइंडफुलनेस वाज देयर। राइट, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया राकेश इसको। और अगेन इट गो बैक टू व्हाट हम लोग स्टार्टिंग में बात की, वो आप तभी कर पाएंगे जिस मोमेंट में आप अपना उस कला को, अपने स्पोर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस मोमेंट में आप 100% प्रेजेंट हैं। जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या जब सचिन क्रिकेट खेलते थे, आई एम श्योर वो खाने के बारे में, अपने पैड्स के बारे में, अपने जूतों के बारे में भी नहीं सोचते होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉल के बारे में सोचते होंगे, सामने से आ रही है, और जो बल्ले के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है। राइट, तो उस मोमेंट में आप कितना प्रेजेंट हैं, दैट डिफाइंस कि आप कितने माइंडफुल हैं। और जब आप 1000 घंटे, 10,000 घंटे, वो 20,000 घंटे अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया है तो आपकी दिमाग की वायरिंग ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी उस हिसाब से। यस। तो डिस्ट्रैक्शंस
जब हम छोटे थे तो डिस्ट्रैक्शंस हमारे पेरेंट्स ने हटाए, जब हम बड़े हुए थे वो डिस्ट्रैक्शंस हमने खुद हटाने की कोशिश या कम से कम उनको अफेक्ट नहीं करने दिया खुद को, उन डिस्ट्रैक्शंस को। तो ऐसे ही मतलब मेरे को अभी रिसेंटली मैंने रणवीर अलावादिया का एक पॉडकास्ट सुना था जी। द रणवीर शो जो है, जो इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर हैं जी। सो वो जहाँ पे भी जाते हैं कॉलेज में तो बच्चे या स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि हम लोग कॉलेज में हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, नंबर भी ज़्यादा लाने हैं, ठीक है, मोबाइल भी है, इंस्टाग्राम में लाइक्स भी ज़्यादा चाहिए, वो सब चाहिए, सो व्हाट वी शुड डू। और अब मैं मतलब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ, ही ऑलवेज सेज दैट कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप जिम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कुछ ना कुछ हेल्थ पे ध्यान दीजिए जी। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग इनटू द जिम यू आर देयर फॉर 1 आवर जी। और कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान उस पर लगा रहे हैं, ठीक है, बोला आप पढ़ाई मत करो, कुछ मत करो, बट अपना हेल्थ का ध्यान रखो। जो 4 साल 3 साल जो कॉलेज में आप हैं, यू जस्ट टेक केयर ऑफ हेल्थ, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। That's also very important. In a way that he want to bring out the mindfulness into them. इसको समराइज करें तो a healthy mind can only reside in a healthy body. Healthy body, yeah. अगर आप बाहर से, अगर आपको, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको फीवर हो जाए, आपको जुकाम हो जाए, तो कैसे चिड़चिड़ा से हो जाते हैं हम, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। वही रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम रोज़ जीते हैं हमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं, वो चीज़ें हमें अफेक्ट करने लग जाती हैं। तो बहुत सही आपने एग्जांपल दिया है ये कि वो हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही रह सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सही है। तो चलो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मतलब अपन ने माइंडफुलनेस और काफ़ी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी की भी बात की, बट आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। मीन्स हाउ यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, यूट्यूब, देन उसके बाद में मेल, देन व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, और ऊपर से बॉस का मेल एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो हाउ यू आर मैनेजिंग योर मीन्स, और डिस्ट्रैक्शन कैसे रिमूव करते हैं? पर्सनली मेरे केस में मैंने चीज़ें काफ़ी कंपार्टमेंटलाइज्ड रखी हैं, तो सुपर पावरफुल। या तो जैसे आज अगर मेरी छुट्टी है और आज मैं ऑफिस नहीं गया, तो फिर मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। देन आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क और मैंने अपना वो दुकान बंद कर दी ऑफिस की। बट ऑफिस का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ती हैं। वो बाउंड्रीज मैंने सेट करी है। जैसे आपने कहा मैं 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो और जो आपका पहले सवाल था कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस, या फिर अपना आर्ट कैसे कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ही किया कि वो बाउंड्रीज़ मैंने काफ़ी क्लियरली सेट की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आपको ऑल नाइटर लगाना है, आपको रात रात भर काम करना है, वीकेंड पे काम करना है, बिकॉज प्रोजेक्ट्स होते हैं और आईटी में बहुत ही अनरियलिस्टिक डेडलाइंस होती हैं। yes. तो उसमें हमने बहुत ऑल नाइटर्स किया है, लंबे लंबे समय काम किया है ऑफिस में, वीकेंड्स पे काम किया है, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं किया। सिर्फ बॉस को दिखाने के लिए हमने नहीं किया ये। एंड थैंकफुली अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू माई बॉसेस। मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिले, मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले अपनी लाइफ में। कुछ तो मेरे अब इतने खास दोस्त बन चुके हैं कि मेरे भाई की शादी में उनमें से एक मेरी जो बॉस थी वो दोस्त हो गई। मेरे भाई की शादी में मेरा ड्राइवर बनी हुई थी, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मैंने उनको अपना ड्राइवर बना दिया। मैंने कहा चलिए यार ज़रा मुझे वो ख़रीद के लाना है, ज्वालाहिड़ी मार्केट जाना है, ज़रा ले चलिए मुझे। तो वी फाउंड वेरी नाइस। जब ये पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आप और हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो जो एनर्जीज़ हैं हमारे आसपास, किस तरह से ऐसा होता है कि हमारे काम बन जाते हैं। तो आई वाज ब्लेस्ड दैट आई हैड सम ग्रेट एनर्जीज अराउंड मी। हमारे बॉसेस बहुत अच्छे थे दैट। अच्छा, आई थिंक उसका एक ये भी उसका फ्लिप साइड है कि बिकॉज हम फोकस करके काम कर रहे हैं और हमारे काम में उनको कमियां नहीं दिख रही हैं, कि हमने कमी हो सकती है, आई कुड बी लैकिंग इन सर्टेन एरियाज, लेकिन डिसऑनेस्टी नहीं दिख रही है हमारे काम में, क्योंकि हमारे कमिटमेंट इज देयर। वो बॉसेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये लड़का कमिटमेंट से काम कर रहा है। तो अगर इफ ही सेज कि ये वीकेंड मुझे चाहिए और इस वीकेंड में मुझे कोई प्ले करना है, या मुझे कहीं जाना है, या मुझे किसी फ्रेंड की शादी में जाना है, या जो भी है, तो दे वुड गिव यू दैट टाइम, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज कि आपने जितना समय ऑफिस में बिताया और ऑफिस का काम किया वो आपने पूरी शिद्दत से किया।
Got it, तो got इट्स अ टू वे स्ट्रीट. आप शिद्दत से काम करें तो वो आपकी प्रॉब्लम्स भी समझेंगे, वो आपको समय भी देंगे, राइट? तो वो ट्रस्ट फैक्टर है. आपने जस्ट बोला कि मतलब यू हैव सेट योर बाउंड्रीज और कंपार्टमेंटलाइज किया है अपने लाइफ को. सो वो कब किया और कब से किया? मीन्स इफ़ यू कैन रिमेंबर, बिकॉज वो मतलब मेकिंग एन हेल्दी बाउंड्रीज, आई थिंक मैंने 5 साल पहले ही सुना था. उससे पहले तो मैंने सुना भी नहीं था ये वर्ड. आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो, जब से मैंने नौकरी शुरू की, मैंने अपनी नौकरी शुरू की नवंबर 2007 से. 2007 से, ओके. नवंबर, आज हम 2023 में बैठे हैं, उम्र हो चली. लेकिन तभी से आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि मैं अपना काम पूरा अच्छे से करूँगा. जहाँ 2 घंटा एक्स्ट्रा देना है वो 2 घंटा एक्स्ट्रा भी दूंगा, लेकिन उसके बाद आई विल नॉट इंडल्ज इन ऑफिस कॉन्वर्सेशंस. अच्छा, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस की जो बात की, ऑफिस में वो आजकल एक नया टर्म चला है ना, वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस, जहाँ बहुत गॉसिप होती है. 3:30 4 PM. हाँ जी. आई हैव ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम दैट. ओह, that is something new you have bought in. Yes, I've always kept away. ऑफिस के ही दोस्तों के, अगर मैं ऑफिस के बाहर मिल रहा हूँ तो हम ऑफिस की कोई बात नहीं करते. That has been a very conscious decision. In fact, ऑफिस के वही लोग मेरे साथ आज भी हैं 15 साल बाद, जिनके साथ ऑफिस के बाहर ऑफिस की बात कभी नहीं होती थी. कभी नहीं होती. हम उसी ऑफिस में काम करते हैं. क्योंकि आप हमेशा फिर सिंगिंग और आर्ट की बातें स्टार्ट कर देते हो. बिल्कुल. हम लोग ये खाने की बात करेंगे. हम दिल्ली शहर में बैठे हैं और दिल्ली से बेहतर खाना कहीं नहीं मिलता. तो और मैं तो देश विदेश रह चुका हूँ मेरे काम के चक्कर में, और मैंने वहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स में ट्राई किया है, लेकिन जो हमारे स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलता है. वो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. तो आई थिंक यस, ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि ऑफिस के, इनफैक्ट अगर कोई इंसान शुरुआत करता भी था ऐसी बातें ऑफिस की कि बॉस ने ऐसा मेल लिखा है, उसने ऐसा, प्लीज़ अभी हम कैंटीन में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, प्लीज़ तुम बताओ कि तुमने शाम को घर जाके क्या किया या तुम्हारे वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. ऑफिस की बात हम वापस डेस्क पे जाके कर लेंगे. तो ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था जी. सुपर पावरफुल. क्या मतलब व्हाट वी आर डिस्कसिंग, और मतलब जो करियर की बात करनी थी वो तो करी जी. लेकिन सौरभ, एक्चुअली क्या है, मतलब ये जो भी बातें अपन ने की, मतलब इट वाज फ्री फ्लोइंग. ठीक है, जो मेरे दिल में आया मैंने आपसे पूछा और ये चलता गया. अब एक है ना बहुत ही बर्निंग टॉपिक मेरे मतलब दिमाग में चल रहा है, वो भी मैं पूछ ही लेता हूँ. तो आप आईटी में काम करते हो, ठीक है. सैटरडे संडे इवनिंग में रात को यू मेक रील्स, यू सिंग, यू डांस, यू राइट पोएम, यू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है, ओल्डियो और वो सब, मतलब आई कुड गैदर फ्रॉम देयर. राइट. सो अब कब तक आईटी में काम करना चाहते हो? हाँ, ये बहुत आपने मुश्किल सवाल किया. ये बहुत सही है एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. मेरा जो करंट आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं 40 से आगे आईटी में कम से कम इस रोल पे ना काम करूँ, मैं किसी एक और रोल में काम करूँ जहाँ पे मेरी ये जो सारी लर्निंग्स हैं लाइफ की, जो भी मेरे क्रिएटिव परसूट्स हैं, मैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकूँ. तो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. बट 40 इज़ अ थ्रेशोल्ड दैट आई हैव गिवन दिस टू माई सेल्फ. लेकिन लाइफ कैन हैपन एनी टाइम. तो वो क्या होता है, 40 कब होने वाला है? कितने साल हैं? 4 साल. अच्छा, 4. मैं 36. आई एम 36 राइट नाउ. माई 37 इज रनिंग. और जी, ओके. तो 4 साल मैंने अपने आप को दिए हैं. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. और अच्छा, इसमें मतलब एक्चुअली पिछले आधे घंटे से अपन ने पास्ट के बारे में बात की, प्रेजेंट के बारे में बात की, और अब मैं आपको फ्यूचर में लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे. सो ये जो सवाल है, मतलब मैं अपने बहुत लगभग सभी गेस्ट से पूछता हूँ कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद यू आर राइटिंग योर ऑटोबायोग्राफी. राइट. So what name would you give to your autobiography and why? Right. So मेरे पास इसका जवाब रेडी है. नॉट बिकॉज कि आपने मुझे बताया था. आपके सुनने वालों को मैं बता दूं कि राकेश ने मुझसे ये सवाल पहले साझा नहीं किया था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पे मेरी कुछ बात हो रही थी किसी एक दोस्त से, और बातों बातों में ये फ्रेज़ मेरे ज़बान से निकला और मुझे लगा कि यार ये फ्रेज़ बहुत अच्छा है मेरे लिए. एंड दैट फ्रेज़ वाज द एक्सट्रीम्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन.
The extremes एंड एवरीथिंग इन in बिटवीन। between. Okay. और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका, तो ये मेरा टाइटल होगा अगर कभी Title. मैं अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ, सो इट विल बी एक्सट्रीम्स एंड एवरीथिंग इन In बिटवीन। between. क्योंकि जब मैं मुड़ के अपनी लाइफ को देखता हूँ, मुझे यही नज़र आता है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ इन वेरी एक्सट्रीम्स। मैंने बहुत एक्सट्रीम्स में अपने लाइफ को जिया है, और उनके For बीच example. फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा कन्फेशनल हो जाएगा, लेकिन चलिए, फॉर एग्जाम्पल माई रिलेशनशिप विद मनी। Okay. क्योंकि मैं 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ और देश विदेश में काम किया, तो एंड वी डिड नॉट ग्रो अप विद अ लॉट ऑफ मनी। तो जैसा अमूमन देखा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े होते समय अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हो, तो लोग बहुत बचा के रखते हैं पैसे को, क्योंकि बचपन में नहीं था, तो एक ये साइकोलॉजिकल Same thought process. सेम थॉट प्रोसेस रहता है। ऑन द अदर हैंड आई एम ऑन द अदर एक्सट्रीम। तो मुझे लगता है कि जब पैसा नहीं था तब तो जीवन बड़ा अच्छा चल गया। आज जब है तो आई शुड यूज दिस मनी टू एक्चुअली मेक श्योर दैट आई इम्प्रूव माई लाइफ। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर दैट मैं उसको एकदम ही छुपा के बचा के रख लूँ, आई यूज दैट मनी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। Okay. और मैं बहुत ही खुले हाथ से पैसा खर्च करता हूँ, मतलब वो बेतरतीबी से नहीं, लेकिन आज शाम को पार्टी पे चलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मई के महीने में एक महीना मैंने पहाड़ों से काम किया, अच्छा अच्छा. क्योंकि आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, वी वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ तो घर तो वहाँ हूँ जहाँ मैं हूँ, तो मैं घर कहीं भी बना सकता हूँ। तो फिर मैंने पता किया और मैं पहाड़ों में चला गया, तीर्थन वैली में, और वहाँ पे जाके मैंने एक महीना वहाँ रहा, तो काम भी किया, पूरा काम भी किया। और जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला, जब आप नेचर में जाते हैं, नेचर के साउंड सुनते हैं, वहाँ की अच्छी हवा देखते हैं, वहाँ के अच्छे लोगों से बात करते हैं, पहाड़ी लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्वीट होते हैं, जेंटल होते हैं, तो फिर आप नया कुछ सीखते हैं अपने बारे में। सो बट इट वॉज अ लिटिल कॉस्टली अफेयर। तो वहाँ दोबारा सोचा नहीं कि ये पैसा, उस पैसे को यूटिलाइज किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और लेकिन अगर आप मेरी माँ से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये बहुत एक्सट्रीम लड़का है, बिल्कुल पैसे नहीं बचाता है। तो आई लिव माई लाइफ इन क्वाइट एक्सट्रीम्स। तो आई कैन बी वेरी पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा फ्लैशी इन द सेंस कि मतलब आई लाइक गोइंग टू फैंसी रेस्टोरेंट्स, लेकिन मुझे सड़क पे खाना भी उतना ही पसंद है। जी जी जी। तो वो एक्सट्रीम्स में रहते हैं और बीच का सारे कलर्स, स्केल। So I think 10 years back I was also means like that because मैं मतलब रोड साइड से भी कभी शर्ट खरीद लेता था और पार्क एवेन्यू भी खरीद लेता था। जी 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 जी, एब्सोल्युटली, एंड दैट हैज इट्स ओन चार्म। हाँ, अच्छा वही बात है कि जब हम रोड साइड से शर्ट खरीदते हैं तो हम अपने आप को ये, हम फिर वहाँ पे ये जो सीख मिलती है कि हम लेबल्स पे नहीं जाते हैं, और वो सीख जो है सिर्फ शर्ट या कपड़ों के लिए नहीं, वो लोगों के लिए भी, हम वो फ्रेमवर्क हम लोगों के लिए भी कर सकते हैं कि जब रोड साइड से बिना लेबल की एक अच्छी शर्ट मिल सकती है, तो आपसी हमारे इंटरेक्शन में भी बिना लेबल का कोई इंसान अच्छा इंसान हो सकता है, इवन दो कि उसकी बाहरी लेबल कुछ भी हो। यू हैव टू गिव दैट पर्सन दैट इक्वल चांस जो आप उस शर्ट को दे रहे हैं, चांस कि खरीद के देखते हैं, 100 रुपये की तो है, 2 बार भी पहन ली तो पैसे हमारे वसूल हो जाएंगे। तो हमने उस शर्ट को चांस दिया, राइट? वही चांस हमें लोगों को भी देना चाहिए। और वहाँ से फिर अब अगर आप देखिए तो एक लाइफ के एक एस्पेक्ट की सीख आप दूसरे एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So I've always lived my life like ये that. सब कहाँ से आया? ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। It is but it was very powerful. Very powerful. I could totally relate to it because मतलब मैं बचपन से बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ। स्कूल में मैं हमेशा शांत रहता था, मैं कभी बात नहीं करता था, और ज़्यादा मेरे दोस्त भी नहीं हुआ करते, ज़्यादा क्या मतलब नहीं हुआ करते थे। सो मतलब ये जो आपने जो पॉइंट निकाला ना, ठीक है, आप लेबल पे मत जाइए, ठीक है, दैट टच्ड माय हार्ट। क्योंकि मतलब आज से 5 साल पहले के जो मेरे दोस्त हैं, दे आर नाउ डोंट रिकग्नाइज मी कि राकेश पॉडकास्ट, इसकी तो आवाज़ नहीं निकलती थी। But here I could understand the point which you are making. तो राकेश, मैं अब आपसे एक सवाल कर सकता हूँ क्या ये टेबल्स टर्न कर दें जरा से?
ऐसा वैसे इस पॉडकास्ट पे कभी हुआ नहीं है, बट लेट्स डू इट। आज कुछ नया करते हैं। तो ये जो आपने बात की कि आप पहले इंट्रोवर्ट थे और अब आप पॉडकास्ट होस्ट करते हैं जिसमें आपको सिर्फ बातें करनी है, आपने ये शिफ्ट कैसे किया? हाउ डिड दिस शिफ्ट हैपन विद यू? हाँ, इस बारे में मैं मैंने भी काफ़ी सोचा, ठीक है, और मैं भी बार बार इंट्रोस्पेक्शन करता था, सोचता था। सबसे पहले तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, ये जो डायलॉग ये मेरा था, ठीक है, लोगों को तो पता भी नहीं होता था। आप किसी अनजान आदमी से मिलोगे, उसको क्या पता ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, क्या है जी। आई एम इंट्रोवर्ट, वो जो डायलॉग था वो मेरा था जी, ठीक है। बचपन में, स्कूल में कहीं कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, मैंने बोलने की कोशिश की और मुझे चुप करा दिया गया होगा। आई डोंट रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। ऐसा कुछ हुआ होगा और क्या पता 2-3 बार हुआ होगा और तब से फिर मैं शांत होता गया, ऐसा कुछ हुआ होगा जी। बट ये जो डायलॉग है मैंने चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है, कि जब मैं लोगों से बात करता था मुझे बात करना अच्छा लगता था, बट दिमाग में ये भी बिठा के रखा था कि आई एम इंट्रोवर्ट। मैंने वो डायलॉग चेंज किया। लवली। ठीक है, लवली। ठीक है, कि मैंने वो डायलॉग चेंज किया कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे उनको सुनना पसंद है। एक कन्वर्सेशन में क्या इम्पोर्टेंट होता है? लिसनिंग। तो लिसनिंग का तो मेरे को 35 साल का एक्सपीरियंस है बिकॉज आई वॉज इंट्रोवर्ट बट आई एम हैविंग 35 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग। ग्रेट। ठीक है, उस लिसनिंग स्किल को मैंने कन्वर्सेशन में कन्वर्ट किया और अपना डायलॉग चेंज किया। That's beautiful. That's beautiful. Thank you so much, Rakesh, for sharing this with us. Seriously, ये बहुत ग्रेट बात है कि आप अपने आप से किस लहजे में बात करते हैं। वो बहुत सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, वो आपके ज़बान में कितनी खूबसूरती से अपने आप को नीचा दिखा के करते हैं, अपने आप को उठा के करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू सो मच। टेबल्स टर्न हो गए। एक्चुअली सौरभ, आई डोंट वांट टू क्लोज दिस पॉडकास्ट। मैं चाहता हूँ मैं अपन रात भर ऐसे ही बात करते रहें। ऐसा लग रहा है कि आई कैन टॉक अनदर 2 hours, क्योंकि इतने प्यार से, इतने क्लैरिटी से, इतने क्या बोलते हैं उसको, सिंपल टोन में यू आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग। जो हैवी बातें जो वीडियोस में देखते हैं मोटिवेशन स्पीकर या जो भी है, हैवी बातें, उनका सबका सार आपने आधे घंटे में एक क्लैरिटी से और सिंपल लैंग्वेज में शेयर किया। बट सो I'm so grateful that we are having this conversation, and I'm so thankful to Nancy. Thank you so much. Seriously, we should thank Nancy that yes. she got us in touch. So no, thank you, Saurabh. Thank you so much, coming Rakesh. to the show. Thank you so much. And आपकी वजह से मेरी कुछ पुरानी मेमोरीज फिर से उजागर हो गई और मुझे कुछ बहुत सी चीज़ें याद आई, तो उनके बारे में और सोचूंगा। And I'll keep those memories quite intact. So thank you so much. Thank you for watching Let's Talk Clarity podcast. और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए। I will try to make them come on my podcast. So, thank you for watching this episode.